कोई भी बिजनेस ये नहीं सोचता कि 5 साल बाद बंद हो जाऊंगा, 10 साल बाद बंद हो जाऊंगा, 100 साल बाद बंद करूंगा। इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो गई, कमा लिया आपने। इसने कमाया किस दिन? तो 5 अप्रैल को ही एक्सपेंस बन गया, 5 अप्रैल को इनकम बन गई। यूएसए में कुछ और चलता है, इंडिया में जो चलता है दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यही 12 महीने के स्टेटमेंट सारी कंपनीज मोस्टली प्रिपेयर करती हैं। लेकिन क्या यही लिखा गया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाना है? फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करो लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। कोई कस्टमर आया आपके दुकान के, भैया मैं कल पक्का खरीद के जाऊंगा, आप उसको सेल लिखते हो क्या? नहीं आएगा भाई ये वापस। बच के चलो भैया, ज्यादा शोशा नहीं करनी, दिखाना नहीं है संसार को। ये जो 5 से 10 के बीच का डिस्टेंस है ना, कि उधार मिला इसको मिल गया, तुमको नहीं मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज जो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़नी है वो ये कि आए कहां से, क्या है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कहां से आया है ये, कहां को जाएगा, ये देखते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो यार, जब से बिजनेस चल रहा है ना, वो होता है ना कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था। कौन था? अकाउंटिंग कंसेप्ट था। इसका मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट जब से अकाउंटिंग बनी है तब से कुछ लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सर किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ चीजें हैं जिनको अजम्पशंस मानते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स 3 तरीके के होते हैं, 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन ये एक तरीके के रूल्स हैं जो जब से अकाउंटिंग बनी है तब से फॉलो कर रहे हैं। उनको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions within which accounting operates. They are generally accepted accounting rules. हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट करता है। अब जब ये बिजनेस आ गया, अकाउंटिंग आ गई, तो धीरे 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 अकाउंटिंग इवॉल्व हुई। करते करते बंदा सीखता है ना चीजें, तो वैसे ही चीजें सीखी लोगों ने, और ज्यादा ट्रांजेक्शन्स देखे, और ज्यादा चीजें उनकी नजर में आई कि भाई देखो कि अगर हमें कभी रिकॉर्ड करना है कोई ट्रांजेक्शन तो एविडेंस होना चाहिए उसका, है ना। एविडेंस है तो रिकॉर्ड करो वरना मत करो। ये चीजें भी लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू की, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, मतलब चीजें वेरीफाई हो जानी चाहिए। इसी में सारी चीजें पढ़ेंगे। इन चीजों को बोलते हैं कन्वेंशंस। जो करते करते सीखे वो है कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर दोस आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक टाइम तक उन्होंने एक प्रैक्टिसेस फॉलो की तो उन्होंने क्या सीखा, वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। और क्योंकि वो धीरे धीरे सीखा है तो ये वक्त के साथ बदलते भी रहते हैं। अगर कोई चेंज लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा तो हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को चेंज भी कर देते हैं। तो कन्वेंशंस मे अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समझ में आया? कंसेप्ट्स पहले से चले हुए आ रहे हैं, कन्वेंशंस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जो और चीजें निकल के आई वो है कन्वेंशंस। दोनों चीजें समझ में आई। अब इन दोनों चीजों को अगर पूरा मिला लो तो बन जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी ऐसे कुछ रूल्स जिनको हर कोई फॉलो करता है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब सिर्फ भारत में नहीं भाई, हर कहीं अगर अकाउंटिंग करेगा तो ये चीजें फॉलो करेगा ही। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। GAAP कहलाते हैं, GAAP छोटा एस गैप्स, ठीक है। ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक तरीके के रूल्स। तो यहां तक हमने देख लिया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर रूल होते हैं। अब अगर रूल्स फॉलो नहीं करे तो क्या होगा? तो उसके लिए पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि जरूरत कहां है रूल्स की, ठीक है, कहां रूल्स की जरूरत है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बंदे को तो आप लोग जानते होंगे, अश्नीर ग्रोवर। कौन है ये? शार्क टैंक में एक शार्क है ना। अब भाई साहब मान लेते हैं भाई साहब कि हमारे पास 3 बिजनेसेस हैं जो शार्क टैंक में आए। एक है बिजनेस ए, एक है बिजनेस बी और तीसरा है बिजनेस सी। ए बिजनेस ने बोला कि ये प्रॉफिट निकालते हैं लेकिन हर 5 साल में एक बार निकालते हैं, मतलब ये अकाउंटिंग 5 साल में एक बार करते हैं। जो बिजनेस बी है हम मान लेते हैं ये वीकली अकाउंटिंग करता है। वीकली मतलब हर हफ्ते ये अपने प्रॉफिट्स को निकालता है। और जो सी है ये है हाफ ईयरली अकाउंटिंग करने वाला। हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में ये अपने प्रॉफिट्स को निकालता है ना। अब देखो मैंने बोला रूल्स नहीं है अगर, तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, ठीक है। क्या नुकसान होगा अगर रूल्स नहीं होंगे तो? अब ये जब तीनों जाएंगे शार्क टैंक में और अश्नीर भाई से बोलेंगे कि सर हमें आप फंडिंग दे दो, है ना भाई, हमें आप फंडिंग दे दो। तो अश्नीर ग्रोवर ने उनसे पहला सवाल पूछा कि आप ये बात बताओ कि पिछले 3 महीने का प्रॉफिट आपका कितना है, पिछले 3 महीने का प्रॉफिट कितना है।
अब ये 5 साल वाला बोल रहा है यार मैं तो 5 साल में एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, तो पिछले 3 महीने का तो मैंने निकाला ही नहीं है। वीकली वाला बोल रहा है यार मैं तो वीकली कैलकुलेट करता हूं, वीक के हिसाब से पूछ लो मुझसे, मैं मंथली नहीं बता पाऊंगा। और तीसरा जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है, तो इसने तो अभी तक प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया है, क्योंकि 3 महीने या 4 महीने पहले तो उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना। जो भी चीजें अपन यहां पे देखें, लेकिन कहने का मतलब यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है अशनीर को, और वो यही बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, आपको फॉलो करने चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप फॉलो करोगे तो आप तरीके से अपने अकाउंट्स बनाओगे। किस तरीके से? जो रूल्स में लिखा हुआ है उन तरीकों से, समझे? तो रूल्स फॉलो करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो अपन अभी सीखते हैं कि क्या नीड है रूल्स को फॉलो करने की। तो एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको उसको 2 मिनट में याद करा दूंगा। In order to make the accounting information meaningful to its internal and external users, it is significant that such information is reliable as well as comparable. हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कंपेरेबल और रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूं, और कंपेरेबल मतलब 2 बिजनेसेस को मैं आपस में कंपेयर कर सकूं। GAAPs bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhance its utility to different users of accounting information. ठीक है, GAAP फॉलो करने से यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आ जाती है, ताकि लोगों को बहुत आसानी होती है आपके अकाउंट्स को समझने में। अब सर क्या इसको ऐसे ही लिखना है? मैं आपको 4 वर्ड्स दे देता हूं, आप हर कहीं उन 4 वर्ड्स को यूज कर सकते हो। वो क्या एक्रोनिम बताऊं? पहले है उसका एक्रोनिम, वो है URCC। अब इसका जो भी मतलब निकालना है निकालना। URCC, URCC का फुल फॉर्म क्या है? यहां पे सबसे पहले जो चीज हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से इजी हो जाती है, वो होती है यूनिफॉर्मिटी। पहला बेनिफिट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी पहला बेनिफिट कि सारे के सारे। यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा? स्कूल में तू पहन के जाता है, उससे क्या होता है कि सारे बच्चे एक समान दिखते हैं, पता चल जाता है इस स्कूल के बच्चे हैं। वैसे ही सारे के सारे बिजनेसेस अगर सेम अकाउंट्स फॉलो करेंगे, सेम रूल्स फॉलो करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, इजीली बिजनेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी के बाद रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होगा बेटा? तो भाई जब आप इंफॉर्मेशन को लिखोगे और आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो रिलायबल हो जाएगा। आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस सब रिलायबल है। कोई भी देख रहा है तो उसको भरोसा है कि आपने सही तरह किया होगा, क्योंकि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। इसके बाद ये वाली चीजें फॉलो करने से, GAAP फॉलो करने से कंसिस्टेंसी आ जाती है। क्या आ जाता है बेटा? कंसिस्टेंसी आ जाती है अकाउंट्स में। कंसिस्टेंसी मतलब आपने पिछले साल जिस तरीके से प्रॉफिट निकाला, इस साल भी उस तरीके से निकालोगे, आगे वाले साल भी उसी तरीके से निकालोगे, तो इजीली हम उन प्रॉफिट्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यही है कंसिस्टेंसी, हर साल एक ही चीज फॉलो करना। एंड इसके बाद कंसिस्टेंसी से बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी कंपेरेबिलिटी। ठीक है, कंपेरेबिलिटी इजी हो गई, हम अलग अलग बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, उनकी सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है एडवांटेजेस। यहां नीड बोल लो आप किसकी? GAAP की नीड क्या है भाई? URCC। URCC मतलब यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उनसे, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है अकाउंट्स की, कंसिस्टेंसी आ जाती है, और कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है अकाउंट्स की। अब बात समझ में, अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब देखो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि GAAPs होते क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, इन सबको हम फॉलो करते हैं। फॉलो करने से ये सारी चीजों के बेनिफिट हमको मिलेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देखो क्या था, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग आते हैं, और टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पढ़ लिया है कि कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स क्या होते हैं। तो जब से बिजनेस स्टार्ट हुए हैं तो हम फॉलो कर रहे हैं कुछ कंसेप्ट्स को। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन से हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मतलब ऐसे अजम्पशंस जो हर बिजनेस मानेगा ही। ठीक है, तो हर बिजनेस 3 अजम्पशंस को मानता है। कौन से अजम्पशंस? सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। कौन सा है पहला? गोइंग कंसर्न। क्या होता है उसको अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरा है अक्रूवल, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। तो GAC आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो कि भाई GAAPs में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हैं GAC, GAPP और GAC। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी क्या होता है इनको अपन समझेंगे। पहले तो याद कर लो, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। बोलो भाई, गोइंग कंसर्न,
अक्रूवल और कंसिस्टेंसी, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, और कंसेप्ट्स यहां पर अजम्पशंस हैं। सबसे पहले वाले कंसेप्ट, सॉरी, गोइंग कंसर्न पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। हर बच्चा हर बार ये गलती करता है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और हर बार मैं ये देखता हूं, अकाउंट्स को ना आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो, ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक है, मैं आप पे लिख देता हूं। एक चीज, सिर्फ एक गलती है बेटा, अगर ये एक गलती नहीं करी तो सब कुछ ईजी है। अकाउंट समझने का सब्जेक्ट है। अभी यहां पे आपके पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, आप क्या करोगे, गोइंग कंसर्न एक प्रिंसिपल है, आपने डेफिनेशन याद कर ली, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज को करने का। आपको क्या करना है, उस चीज का इंप्लीकेशन जो है वो पता होना चाहिए। इंप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, कैसे उस प्रिंसिपल को मैं अप्लाई करूं। ये प्रिंसिपल है, कैसे वो एक बिजनेस में अप्लाई होगा, कैसे एक बिजनेस में अप्लाई होगा, कोई सा भी प्रिंसिपल, इस तरीके से इस प्रिंसिपल को समझना है। बात समझ में आई? सिर्फ एक गलती करते हैं बच्चे के, गोइंग कंसर्न डेफिनेशन याद करके चले गए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक केस स्टडी टाइप का एक छोटा सा 3 लाइन का क्वेश्चन दिया हो रहेगा, श्याम हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, ही इज फॉलोइंग दिस एंड दिस मेथड। आप बताओ गलती क्या कर रहा है, क्या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। अब आपने तो डेफिनेशन याद की है, तो आपको पता ही नहीं है, वो पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा आपको लग रहा है सारे ही रूल नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रूल वो नहीं फॉलो कर रहा होगा, आपको सिर्फ वो लिखना है, समझे। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस चैप्टर के लिए जो आप कंडक्ट कर सकते हो, वो होता है सिर्फ डेफिनेशन को याद करना। नहीं बेटा, आपको एप्लीकेशन देखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है बिजनेस में, और मेक श्योर करूंगा मैं कि आपको सारे एप्लीकेशन अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स की तरह से समझाऊं मैं आपको। ओके, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज पे अपन जाते हैं, विच इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बताता है, देखो क्या बताता है, मैं आपको जनरली बता देता हूं। गोइंग कंसर्न बोलता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आप ये मानते हैं कि वो चलता चला जाएगा, कभी भी बंद नहीं होगा। अब सर कभी ना कभी तो बंद होगा, यही सोच नहीं रखनी है बिजनेस में। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब आप ये मानोगे कि वो फॉरएवर चलेगा। अब यहां पे मैंने फॉरएवर वर्ड किया यूज, वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स की तरह फॉरएवर नहीं है, है ना। यहां पे मैं उस फॉरएवर को रिप्लेस करके लिख देता हूं फोरसीएबल। फोरसीएबल फ्यूचर, जितना आगे तक आप सोच पाओ, दैट इज फोरसीएबल, फ्यूचर तक वो बिजनेस चलेगा, यही सोच के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो। फोरसीएबल यानी जहां तक आपको एक ऐसा एविडेंस ना मिल जाए बिजनेस में कि अब इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तब तक वो बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो फोरसीएबल फ्यूचर तक एक बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया है वो चलेगा। इसका मतलब अगर आपने आज स्टार्ट किया है तो हो सकता है वो करोड़ों सालों तक चले, सीरियसली, जब तक मानव जाति रहे तब तक आपका बिजनेस चले, यही सोच के आप बिजनेस करते हो। कोई भी बिजनेस ये नहीं सोचता कि 5 साल बाद बंद हो जाऊंगा, 10 साल बाद बंद हो जाऊंगा, 100 साल बाद बंद करूंगा। हर बार बिजनेस यही सोच के स्टार्ट होता है कि मैं चला रहा हूं, मेरा बच्चा चलाएगा, उसका बच्चा चलाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू, दिस विल गो ऑन। यही है गोइंग कंसर्न। अब ये तो समझ में आ गया, हर बच्चा ये डेफिनेशन याद करेगा है ना, और आप एग्जाम में चले जाओगे, आपको लगेगा यही आती है, तो मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। ये तो डेफिनेशन हो गई। मैंने बोला था ना क्या इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन। तो सर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़े से मस्त से तरीके से बता देता हूं, ठीक है। देखो, गोइंग कंसर्न मतलब यार बिजनेस तो चलता चला जाएगा, यानी बिजनेस की लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन यार कुछ तो डिफरेंस होगा ना। मतलब क्या अगर अनलिमिटेड लाइफ है तो मैं प्रॉफिट कब कैलकुलेट करूं, जाके आखिरी में? ऐसे तो नहीं होगा। गोइंग कंसर्न की वजह से आपके पास 2 चीजें आती है, एक होती है रिसिप्ट, जो पैसा आ रहा है, और जो पैसा जा रहा है, इसके 2 क्लासिफिकेशन बन जाते हैं। तो जो पैसा आ रहा है पहले तो उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सर रिसिप्ट्स, मतलब जो पैसा आ रहा है दीज आर रिसिप्ट्स। जो पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर, खर्चा इज एक्सपेंडिचर, आया जो पैसा दैट इज रिसिप्ट। तो हम रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करते हैं। रिसिप्ट्स को क्लासिफाई करते हैं हम 2 पॉइंट्स में, एक होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, पहली आई रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी आई कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी आई कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। वैसे ही एक्सपेंडिचर्स को भी आप 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हो, कौन कौन से? सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? मतलब रिसिप्ट्स को भी आप क्लासिफाई कर रहे हो, एक्सपेंडिचर्स को भी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल। अब यहां पे 2 वर्ड आ गए ना, रेवेन्यू और कैपिटल। मैं आपको रेवेन्यू और कैपिटल समझा देता हूं, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप रेवेन्यू समझो,
रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दोनों वो चीजें हैं जो एक साल से कम में बेनिफिट देती हैं अपने को, एक साल से कम में बेनिफिट देती हैं, ठीक है, मतलब लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। और आप ही बताओ मुझे सर कैपिटल में क्या बेनिफिट होगा? अगर रेवेन्यू में बोल रहा हूं 1 साल से कम का बेनिफिट दे रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या देगा या कैपिटल रिसिप्ट क्या देगी मुझे? मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट। अब सर समझ में तो आ गया कि 1 ईयर का ही कंसेप्ट है, लेकिन अप्लाई कैसे होगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की पहले बात कर रहे थे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, तो कोई सा पैसा जो सिर्फ 1 साल तक बेनिफिट दे और कोई पैसा जो बहुत साल तक बेनिफिट दे या एटलीस्ट बिजनेस में रहे। तो यहां पे अपन रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो अपन सबसे पहला एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो बेटा सेल्स जो है, सेल करी आपने, कोई भी चीज आपने किसी व्यक्ति को बेची, तो वो कितने दिन तक बेनिफिट देगी, कितने साल तक बेनिफिट देगी? सर एक ही बार बेनिफिट देगी, एक ही साल के प्रॉफिट में हम उसको लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो सेल्स जो है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। दूसरा अगर देख लें, कहीं से आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड आपकी एक तरीके की इनकम होती है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको डिविडेंड मिला, ये भी आपको 1 साल का ही बेनिफिट देगा, 1 साल के अंदर अंदर आपको डिविडेंड मिल गया। आपने कहीं पे लागत लगा रखी थी, उसमें से थोड़ा सा पैसा आपको मिल गया, डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा, वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। समझ में आई? रेवेन्यू रिसिप्ट 1 साल से कम का बेनिफिट दें। कैपिटल समझो, रेवेन्यू और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो या तो एसेट और लायबिलिटी पे फर्क डालें, या तो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहें, या एसेट लायबिलिटी पे फर्क डालें, या 1 साल से ज्यादा रहें। अब देखो यार, तुम्हें अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो टेंशन मत लो, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे अपन। अभी मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, छोटे से में समझ लो। कैपिटल रिसिप्ट यानी जब आपने कोई सा बैंक लोन ले लिया, आपने, आपके बिजनेस ने बैंक लोन ले लिया, तो क्या बेटा 1 ही साल में खत्म हो जाएगा? ठीक है, चलो 1 साल में भी खत्म हो गया तो भी लायबिलिटी में चेंज आ गया ना। तो इन दैट केस बैंक लोन्स जो होते हैं ये एक तरीके से हम मानते हैं कैपिटल रिसिप्ट है मेरे लिए। कैपिटल रिसिप्ट क्यों? क्योंकि 1 साल से ज्यादा में बेनिफिट देगी। समझ में आई बात? वैसे ही खर्चों पे अगर चले तो रेवेन्यू खर्चे जो साल भर में होते रहेंगे, रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, आपने किसी को सैलरी दे दी, आपने रेंट भर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, ये सारी चीजें आपके रेवेन्यू खर्चे हैं, ठीक है। रेवेन्यू खर्चे जो साल के अंदर अंदर ही बेनिफिट देंगे। अब आपने कभी कभी बड़े खर्चे किए, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए, समझो आप मतलब कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो और आपने बड़ी सी मशीन खरीदी है जो 10 करोड़ रुपए की है, तो वो 1 साल तक बेनिफिट थोड़ी ना देगी, वो तो देती चली जाएगी आगे तक फ्यूचर में बेनिफिट। तो मशीन हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही अगर अपन ने कोई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, हमने बिल्डिंग खरीद ली अपने ऑफिस के लिए, तो ये भी हमको बहुत सारे सालों तक बेनिफिट देगा, इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहां पे भी मैं आपको बता दूं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी एसेट और लायबिलिटी में फर्क डालता है। बात समझ में आई? तो सिंपल से तरीके से अगर आपको समझना है तो रेवेन्यू 1 साल से कम में बेनिफिट देगा, कैपिटल 1 साल से ज्यादा में फर्क देगा, मतलब बेनिफिट देगा। और ये सारी चीजें हम किस प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, हमने तो माना है कि बिजनेस चलता चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं कि साल भर के अंदर बेनिफिट कौन देगा, साल भर के ज्यादा, साल भर में ज्यादा बेनिफिट, साल भर से ज्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट कौन देगा। और ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये बाइफोकेशन करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम अपने अजम्पशन पे जाते हैं, विच इज अक्रूवल अजम्पशन। अब अक्रूवल अजम्पशन क्या बोलता है, मैं सिंपली बता दूं तुम्हें 2 पॉइंट्स में। देखो, अक्रूवल अजम्पशन बोलता है कि हमारे पास 2 चीजें सर, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। इन दोनों चीजों को अकाउंट्स की बुक में लिखना है, ठीक है। इनकम को आप तब लिखोगे जब वो अर्न हो गई है। क्या हो गई है? अर्न कर लिया आपने। और एक्सपेंस को तब लिखोगे जब वो एक्सपेंस ड्यू हो गया है। अब सर ये 2 बड़े बड़े वर्ड तो फेंक दिए आपने, ये क्या होता है? इसी चीज को अपन एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक बार पढ़ ले क्या बोलता है अक्रूवल। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। ट्रांजैक्शंस को तब लिखो जब उनमें आप गए हो, व्हेन यू एंटर्ड द ट्रांजैक्शन, तब नहीं जब पैसा एक्सचेंज किया आपने, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल में वापस से वही आ गई, यू रिमेंबर हर, आपने पहले वाले वीडियोस देखे तो आपको इनका नाम पता होगा। क्या है जल्दी बताओ? शी इज वैंडी। अब वैंडी ने एक मछुआरे को कॉल किया,
ठीक है, ही इज अ फिशरमैन। ये फिशरमैन खुद डक की तरह क्यों लग रहा है, पर एनीवे ठीक है चलो, ये फिशरमैन है। एंड इन्होंने इसको, अब देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो इन्होंने सबसे पहला कॉल किया इसको 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इन्होंने इसको कॉल किया और बोला कि आई विल बी कमिंग टू योर शॉप ऑन 5 अप्रैल। आई विल बी कमिंग ऑन योर शॉप ऑन 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को आके मैं आपसे 2 फिशेस लेके जाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गया। 1 अप्रैल को ऑर्डर किया है कि भाई संभाल के रखना, मैं 2 मछलियां आके लेके जाऊंगी। ठीक है चलो, फिर आई 5 अप्रैल, ये हो गया 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को बकायदा वादे की पक्की लड़की आई उनके पास, बोला कि 5 तारीख हो गई, आप हमें 2 मछलियां दे दो। इन्होंने बोला ठीक है। 5 तारीख को ऑर्डर हुआ था, 5 अप्रैल को इन्होंने 2 फिश, अब मैं फिश बना नहीं सकता इसलिए लिख ही देता हूं, 2 फिशेस इन्होंने इनको दे दी। लेकिन ट्विस्ट कहानी में यहां आता है कि इन्होंने 5 अप्रैल को पैसे नहीं दिए। इन्होंने क्या बोला कि यार देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे मैं आपको 10 अप्रैल को दे दूंगी। और वो रेगुलर कस्टमर थी, पहले भी ऐसे चलता रहता था। ठीक है, तो 1 अप्रैल को ऑर्डर किया, 5 अप्रैल को 2 फिशेस खरीदी और इन्होंने बोला कि मैं 10 अप्रैल को पैसे दूंगी। तो पैसे कब दिए इन्होंने, जो इन्होंने पैसे दिए अपन मान लेते हैं 10 अप्रैल को इन्होंने एक्चुअल कैश दिया है। कितना कैश, ऐसा मान लेते हैं 500 रुपए दिए। ठीक है, ये कैश इन्होंने इसको दिया, कब दिया, 10 अप्रैल को। अब यहां पे 3 डेट्स हैं आपके पास, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल एंड 10 अप्रैल। आप मुझे बताइए कि इस ट्रांजैक्शन को लिखूंगा तो मैं अपनी बुक में सेल तो हुई है, लेकिन सेल की डेट क्या होगी। 1 तारीख को मैं मानूं कि मेरा सेल हुआ, 5 तारीख को मानूं या 10 तारीख को मानूं। अरे बताओ भाई किस तारीख को मानूं। सर 1 तारीख को मान सकते हैं कि ऑर्डर दिया, बेटा ऑर्डर तो कैंसिल भी हो सकता था, तो 1 तारीख तो नहीं मान सकते क्योंकि ऑर्डर हुआ ना यार, कि रखना संभाल के। अरे कैसे, कौन रखेगा संभाल के, आजकल कौन रखता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते। तो 1 अप्रैल को तो नहीं रिकॉर्ड होगा, 5 अप्रैल को जब एक्चुअली ये गई और 2 फिशेस खरीद के आई, क्या उस दिन रिकॉर्ड होगा या फिर जब इन्होंने पैसे दिए तब रिकॉर्ड होगा। तो देखो सर ये है इनकम, ये इस मछुआरे के हिसाब से अपन कर रहे हैं, इनके हिसाब से एक्सपेंस, इनके हिसाब से इनकम, इनके हिसाब से एक्सपेंस, इनके हिसाब से इनकम। इसकी इनकम अपन कब रिकॉर्ड करेंगे सर, इसकी इनकम हुई कब, मैंने अभी अभी बताया जस्ट पीछे, क्या बोला मैंने, इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो गई, कमा लिया आपने। इसने कमाया किस दिन, किस दिन कमाया, 1 अप्रैल को कमाया, 5 को कमाया, 10 को कमाया, 10 को कमाया, 10 को 500 रुपए मिले मतलब कमा लिया, नहीं, इसने 5 अप्रैल को कमा लिया था। सोचो 5 अप्रैल के बाद इसने जब ये अपना गुड्स दे दिए, 2 फिशेस इनको दे दी, तो इसकी लायबिलिटी बन गई ना, इसकी इस बंदे की लायबिलिटी बन गई कि इसको देना ही है पैसा। समझे बात को, यानी इसने इसकी इनकम अपन रिकॉर्ड करेंगे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को अपन इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे कि मेरी सेल हो गई। ठीक है, अब ये सेल हो गई, क्रेडिट सेल मानेगा वो उस दिन, 4-5 दिन तक जब तक पैसे नहीं आए, उसके बाद कैश आए तो क्रेडिट सेल है, लेकिन सेल है। कहने का मतलब क्रेडिट सेल समझते हो ना, उधार पे की गई सेल, और कैश सेल वो सेल जो आपने कैश में करी है। तो अक्रूवल कंसेप्ट यही बोलता है कि भाई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ हो या कैश पे रिकॉर्ड हुआ हो, कैश पे हुआ हो, दोनों ही रिकॉर्ड होंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और रिकॉर्ड कब होंगे, जब इनकम जो है तब वो अर्न हो गई। ये इसकी इनकम 5 अप्रैल को अर्न हो गई, मतलब इसकी लाइबिलिटी बन गई दूसरे बंदे की कि इसको पैसा दे। ठीक है, समझ में आई बात। चलो ये तो समझ में आ गया। और ऐसे ही इसी हिसाब से एक्सपेंस भी होता है बेटा, एक्सपेंस भी आपने कभी, जैसे इसी के एग्जांपल में ले लेते हैं ना, दूसरा क्यों लेना है। इनके लिए एक्सपेंस कब बनाइए, इनके लिए 1 अप्रैल को एक्सपेंस बना, 5 को बना या 10 को बना। जब इन्होंने 10 को दिया क्या तब खर्चा बना, नहीं बेटा, लायबिलिटी तो 5 को ही बन गई थी ना, पैसे बाद में दूंगी बोला, लेकिन देने हैं तभी तो बोला ना बाद में दूंगी। समझे बात को। तो 5 अप्रैल को ही एक्सपेंस बन गया, 5 अप्रैल को इनकम बन गई, क्योंकि इनकम इसने 5 अप्रैल को लिख देता हूं अर्न कर ली, और पैसा 5 अप्रैल को इनके लिए ड्यू हो गया, देने के लिए ड्यू हो गया। समझ में आई बात। अब इस चीज को पढ़ो और एक बार में समझो। Profit is regarded as earned at the time the goods and services are sold. जब गुड्स को आप बेचते हो तब आप मानते हो कि प्रॉफिट रियलाइज हो गया। That is the legal title is passed to the customer who in turn has obligation to pay for them. सिंपल लैंग्वेज है, समझ आ रहा है कि मतलब प्रॉफिट तब रिगार्ड करोगे जब सेल हो गया, है ना, और आपका
टाइटल पास हो गया, मतलब चीज का टाइटल पास हो गया। आज तक वो चीज दुकानदार की थी, उसके बाद वो कस्टमर की हो गई, तो कस्टमर की एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, वो पैसा देगा। ठीक है, और जिस दिन ये हो उस दिन आप रिकॉर्ड करो, पैसा भले फ्यूचर में मिले। एक्सपेंस का भी ऐसा ही है। सिमिलरली एक्सपेंसेस रिगार्डेड एज इनकर्ड व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड या फिर सर्विसेज अवेल्ड एंड एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर देम इज अज्यूम्ड। जब पे का ऑब्लिगेशन आ गया तो आपको वो खर्चा रिकॉर्ड करना है, भले आपने पे नहीं किया हो। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल दे दूं छोटा सा। भाई तू किराए के घर में रह रहा है अगर, ठीक है, और मंथ पूरा खत्म हो गया है, तो पैसा देना है ना तुम्हें। अगर तुमने उसको बोला मैं 3 महीने बाद दूंगा, तो क्या खर्चा नहीं हुआ तुम्हारा? खर्चा तो हुआ ना, दोगे 3 महीने बाद। तो जिस महीने का बिल है, जिस महीने का रेंट है, उसी महीने का वो खर्चा है। आप पे कभी भी करो, उससे मतलब नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ये बोलता है अक्रूवल अजम्पशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा चैप्टर बना हुआ है इसके भी ऊपर, अक्रूवल एंड कैश अजम्पशंस, मतलब कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस के ऊपर चैप्टर है पूरा, इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं अपन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको एक बार। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ये वाली चीज को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे देना। इनकम तब जब अर्न, और एक्सपेंस तब लिखेंगे जब वो ड्यू हो गया। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 3 होते, कौन से? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। तो तीसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन पे आते हैं। कंसिस्टेंसी अजम्पशन बहुत सिंपल है बेटा, क्या बोलता है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर टू मीट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपने मेथड फॉलो किया है वो आप मेथड फॉलो करते चले जाओ, बस इतनी सी बात है। अब कौन सा मेथड फॉलो किया? तो बेटा देख, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे ज्यादा एग्जांपल जो यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल दे सकता हूं, वो है डेप्रीसिएशन का। वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे, इसलिए डेप्रीसिएशन बता देता हूं। कोई भी चीज आप खरीदते हो, एसेट्स आप खरीदते हो, जैसे मैं मान लेता हूं आपने एक बिल्डिंग खरीदी, आपने एक बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग में मान लेता हूं कि आपकी थी कितने की? 1 लाख रुपए की बिल्डिंग आपने खरीदी। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा सा अमाउंट भी ले रहा हूं ताकि इजी हो कैलकुलेशन। 10 लाख की बिल्डिंग, और आपने माना कि ये चलेगी कितना? 10 साल तक चलेगी। 10 साल बाद अपने आप गिर जाएगी ऐसे जो भी, तो 10 साल तक चलेगी। आपका एस्टिमेटेड लाइफ है इसका 10 ईयर्स। ठीक है, अब 10 ईयर्स अगर इसका लाइफ है तो बिल्डिंग 1 लाख की 10 साल चलेगी, तो हर साल कितनी की यूज हो रही है? हर साल कितने की यूज हो रही है? इस चीज को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, मैं बोलता हूं हर साल, यानी 1 लाख की चीज 10 साल में खत्म हो जाएगी, तो हर साल वो कितनी यूज कर रहे हो आप? 1 लाख रुपए की, सॉरी 10,000 रुपए की हर साल यूज कर रहे हो। मतलब 1 लाख की चीज 10-10 हजार रुपए हर साल कम होती जा रही है। इस 10,000 रुपए कम होने को ही बोलते हैं डेप्रीसिएशन। देख, एक तरीके से मैंने डेप्रीसिएशन निकाला ना, यहां पे निकाला कि नहीं? समझ में आई बात? 1 लाख की चीज को 10 से डिवाइड किया कि 10 साल चलनी है, तो 10,000 रुपए डेप्रीसिएशन आया। ये एक मेथड है ना। ऐसे ही एक और मेथड होता है, वो भी सुनो, कि 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और मैंने बोला कि ये 10% डेप्रीशिएट होती है हर महीने, हर साल 10% डेप्रीशिएट होती है। कितनी? 10%। तो पहले साल कितनी डेप्रीशिएट होगी? अगर मैं पहले साल लिखूं तो पहले साल ये डेप्रीशिएट होगी 1 लाख का 10%, यानी कितना हुआ? 1 लाख का 10% इज 10,000। तो सर सेम ही तो आ रहा है आंसर, यहां पे भी पहले साल 10%, मतलब यही हुआ था 10,000। तो सर पहले साल अगर 10 हुआ था तो दूसरे साल कितनी डेप्रीशिएट होगी? यहां पे सर आपने किया था 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल आपने बोला 10, तो सेकेंड ईयर भी 10, थर्ड ईयर भी 10, एंड सो ऑन, फोर्थ ईयर भी 10, फिफ्थ ईयर भी 10, हर साल 10,000 रुपए से कम हो रही है। लेकिन अगर मैंने परसेंटेज के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाया तो पहले साल 1 लाख में से 10% यानी 10,000 रुपए। अब बचा कितना? तो सर 1 लाख की मशीन थी, बिल्डिंग थी, 10,000 रुपए कम हो चुके, तो बची कितने की? 90,000 की। अब 90,000 पे जब आप 10% लगाओगे, है ना, तो ये बनेगा अगले साल का 9,000, यानी सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन इसके हिसाब से आ गया 9,000। आया कि नहीं? बात को समझो। अगर मैं ये मेथड फॉलो करते करते उस मेथड पे चला जाऊं, मैंने 2-3 साल इस वाले मेथड से निकाल दी डेप्रीसिएशन, चौथे साल परसेंटेज मेथड लगा दिया, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा बहुत ज्यादा गलत, कतई गलत। ये नहीं करना है। यही हमको एक अजम्पशन बोलता है, विच इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये बोलता है, अच्छा ये मैंने जो पूरा बताया, पता है मैं क्या बता रहा था? सिंपल से वर्ड्स में बता दूं, ये 2 मेथड्स है, इनका नाम था डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक जो मैंने यहां लिखा था दैट वाज स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल और सिंपल बताऊं तो भाई जिसमें अपन डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कौन सा? जिसमें सर अपन ने परसेंटेज लगाया था। तो ये दो मेथड है, आप जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली करते जाओगे, बीच में चेंज नहीं करोगे, ये बोलता है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आई बात समझ में? कंसिस्टेंसी बोलता है एक बार जो फॉलो किया उसको करते जाओ। क्यों करते जाओ? टू मीट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टू मीट द क्वालिटेटिव, क्वालिटी आपके अकाउंट्स की अच्छी रहे, सही रहे, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस पिक्चराइज करें, इसीलिए आपको ये करना है। और पढ़ लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद द प्रीवियस। आराम से कंपेयर कर सकते हो ना आप, जब आपने एक ही मेथड फॉलो किया है तो कंपेरेबल है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड। क्या बोल दिया ये? द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड इफ द लॉ or accounting standard requires it or the change will result in more meaningful presentation। दो तरीकों से आप चेंज कर सकते हो, दो अगर रीजन है तो ही चेंज कर सकते हो। मार्क कर देता हूं वो रीजंस। दो रीजंस कौन से बोले? सबसे पहला, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज इफ लॉ, कानून आपको बोल रहा है, ठीक है, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, कानून या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, पहली चीज। दूसरा, या तो फिर दूसरा मेथड यूज करने से मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आ रहा है कि अगर मैं दूसरी चीज कर रहा हूं तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से अकाउंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो मैं मेथड को चेंज कर सकता हूं। लेकिन 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 सर वो चीज यहां लिखी नहीं हुई है, आपको इतना आसान लग रहा होगा। इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिरी में जो अकाउंट बनते हैं, इट मस्ट बी अगर आप ये सब कर रहे हो तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया हमने मेथड चेंज किया है। समझे? भले मेथड आपने लॉ की वजह से चेंज किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से चेंज किया, या फिर आपको लग रहा है कि उस चेंज से बेटरमेंट होगा, कुछ भी चेंज किया ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी बुक्स में, अपने आखिरी रिजल्ट्स में बताना पड़ेगा लोगों को कि हमने चेंज किया है। तो ये फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझे आप बात को? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन फ्रॉम समथिंग, प्लीज राइट इट डाउन, विल मूव फॉरवर्ड देन। ऑलराइट, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास आएंगे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब देखो अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिए, तीन फंडामेंटल कंसेप्ट थे, कौन से? GAC, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, वो आपने देख लिया। अब अपन दूसरे कन्वेंशंस हैं, ये बहुत सारे बिजनेसेस को फॉलो करने तो रहते हैं, करो, मॉडिफाई करके करो, पर करो, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आती है इसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग, ओनर अलग, दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो एंटिटी नहीं, एंटिटी, दो अलग एंटिटीज हैं। एक है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, एक है नेचुरल पर्सन, एक है नेचुरल पर्सन। क्या बोल दिया सर आपने? आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो बेटा जो फर्म है ना, जो दुकान है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन मानते उसको पर्सन ही है, एक अलग तरीके की एंटिटी मानते हैं। और नेचुरल पर्सन यानी उसका जो ओनर है उसको अपन नेचुरल पर्सन मानते हैं। बात को समझो, आर्टिफिशियल पर्सन यानी दुकान अलग, ओनर अलग, हम इनको दो अलग अलग लोग मानते हैं। दुकान, तभी तो अपन, याद है पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा, उसमें अपन ने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ओनर। ओनर तो खुद बोल सकता है ना, लेकिन बिजनेस बोल नहीं सकता, इसीलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जो बिजनेस की भाषा बोले। तो बिजनेस अलग होगा ना, बिजनेस अलग है, बंदा अलग है, ओनर अलग है। एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल लो यार तुम। देखो ये जानते हो उसको, कौन है ये? हमारे प्यारे जेठा भाई, थोड़े से ब्लर हो गए लेकिन आई होप यू नो हिम, है ना। तो जेठालाल एक दुकान पे बैठा है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये रहा हमारा जेठालाल। और जो मैं समझा रहा हूं वो ये है कि भाई इसकी दुकान अलग एंटिटी है और ये जेठालाल खुद में एक अलग एंटिटी है। समझ में आया? अब वापस से उसी पॉइंट पे जाते हैं, कॉमन मिस्टेक सर, समझ में आ गया? जेठालाल अलग, जेठालाल की दुकान अलग, तो क्या? तो बेटा जो जेठालाल इस दुकान को पैसा दे रहा है उस चीज को हम बोलते हैं कैपिटल, लागत। और कैपिटल जो बिजनेस के लिए है, सोच देख भाई,
आराम से समझ। मैं जेठालाल, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसे दिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसे दिए मतलब मैं दीवारों में थोड़ी ना चुनवा दूंगा, पैसे दिए मतलब मैंने सामान खरीदा, लोग लगाए, सारी चीजें की, है ना, मतलब ये मैंने दुकान को पैसा दिया, ये कहलाएगी मेरी कैपिटल, मेरी लागत, ठीक है। अब ये दुकान जो भी कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वो कहां जाएगा, किसका है वो प्रॉफिट, भाई दुकान कमा तो रही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ चीजें बिकेंगी तो कमाएगी, दुकान कमाएगी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कमाएगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहां करेगा, जेठालाल को देगा, है ना। तो जो भी कैपिटल में जो भी प्रॉफिट होता है वो हम इस कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कैपिटल में ऐड करना मतलब मैंने लागत लगाई थी ना, समझो मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे और इस दुकान ने 1,000 रुपए कमाया, तो अब मेरी लागत हो गई 1 लाख और 1,000 भी प्लस कर दिया, मतलब आज मेरा जो पैसा लगा हुआ है दैट वुड बी 1,01,000। समझे बात को, मतलब जो भी मैंने पैसा कमाया ये दुकान मुझे देगी, समझ आया। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अब जो देगी आपको ये दुकान, मतलब 1,01,000 रुपए दुकान में कैश रखा हुआ होगा, क्योंकि आपने रखा है, कैश नहीं रखा होगा तो जिस भी फॉर्म में पर रखा हुआ होगा, आप वो कैश लेके आ रहे हो तो वो कैपिटल कम हो रही है ना। कैपिटल क्या थी, जो आपने पैसा दुकान में लगाया है, अब आप दुकान से निकाल रहे हो पैसा तो कैपिटल कम भी तो होगी, और जो कैपिटल कम होती है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉइंग्स। आपने विड्रॉ किए पैसे, एटीएम से पैसे निकालते हो तो अकाउंट में पैसे कम होते हैं ना, वैसे ही दुकान से जब पैसे निकालेंगे तो दुकान का कैपिटल कम होगा। आई बात समझ। तो भाई ये सिंपल सा चीज है यार, कि दुकान अलग है और जो ओनर है वो अलग है, इसीलिए ये जो कैपिटल है ना, एक और वर्ड लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, मतलब बिजनेस को वापस देना है। जेठालाल ने जितना भी पैसा लगाया है दुकान में, वो दुकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेठालाल को वापस दे, इसलिए वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है कैपिटल, और वो इंटरनल लायबिलिटी होती है क्योंकि ओनर को ही देना रहता है। एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, किसी और से लोन लिया होता तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये है इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटीज में और बेसिकली पढ़ेंगे अपन। समझ में आया। पहले तो बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। एप्लीकेशन सर इसका ये है कि हम जो बिजनेसमैन का पैसा है, ओनर का पैसा है, उसको हम कैपिटल मानेंगे। बिजनेस ने कोई भी प्रॉफिट कमाया तो हम उस कैपिटल में प्लस करेंगे। बिजनेसमैन अगर कुछ पैसा विड्रॉ करके जाता है तो हम उसको ड्रॉइंग्स मानेंगे। समझ में आ गई बात, सिंपल था, बस इतना सही था। इसमें पढ़ लेंगे अपन। एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज प्लस होती है, प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा अगर इसने एडिशनल कैपिटल लगाया। एडिशनल कैपिटल मतलब दुकान खोल ली थी, दुकान को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए पैसा लगता है ना, वो एडिशनल कैपिटल अगर लगाया तो भी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है कैपिटल, जो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है। आई बात समझ में। इसको और बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है सर, ये तो डेफिनेशन थी, आपने बोला ये बहुत ज्यादा मतलब की नहीं है। मैंने कहा बोला ऐसा, मैंने ये बोला था कि इसको पढ़ो, लेकिन ये ज्यादा मतलब का है, एप्लीकेशन पता होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ ओनर। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, समझो। जेठालाल ने दुकान पे किसी को चाय पिलाई, किसी कस्टमर को चाय पिलाई, तो इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, क्योंकि दुकान में बैठने के लिए, सेल करने के लिए उससे कस्टमर को चाय पिलाई है। वही जेठालाल घर पे चाय बनाए और पास वाले घर में जाए और बबीता जी को पिलाए, तो क्या इसको बिजनेस में लिखूंगा मैं? खर्चा तो इसमें भी हुआ, ये मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो ओनर का पर्सनल खर्चा है, वो उसकी ड्रॉइंग्स में से मैनेज होगा, है ना, वो उसके दुकान के खर्चों में नहीं आएगा। बात समझ में आई? दुकान के खर्चे अलग, बंदे के खर्चे अलग, बंदे के बंदी के लिए खर्चे अलग। and not from that from owners. Owners account with the business is credited with the capital introduced, के ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल मानते हैं। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द इंट्रोड्यूस एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज क्रेडिटेड विथ कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटेड विथ मतलब प्रॉफिट आप प्लस कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, एंड डेबिटेड बाय ड्रॉइंग्स मतलब माइनस कर रहे हो आप ड्रॉइंग्स। बस इतना ही लिखा मैंने, एडिशनल कैपिटल भी बता दिया था आपको। एनीवे, प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस होगी कैपिटल में से। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की, जो बिजनेस को वापस देनी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस देनी है जेठालाल को। सिंपल था ना, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मनी, सिंपल, बहुत सिंपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एवरीथिंग मतलब
द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल आपने दुकान के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी राशन की दुकान है, राशन की आपने गेहूं खरीदे, कितने 100 किलो गेहूं खरीदा, 100 kg व्हीट आपने खरीदा, ठीक है। ऐसे ही आपने 50 kg राइस खरीदा बेचने के लिए, ठीक है। 70 लीटर्स ऑफ ऑयल खरीदा बेचने के लिए, ऑयल भाई, ऑयल, हाँ 70 लीटर्स ऑयल खरीदा बेचने के लिए। क्या इन सबको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं? देखो अगर मैं बुक्स में इसको केजी में लिखूं, लीटर में लिखूं, तो यार इससे तो हर बिजनेसमैन का कुछ अलग ही बनेगा, है ना। तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। रूल्स क्या है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इन सब की मॉनिटरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा? मॉनिटरी वैल्यू, मतलब जितने रुपए के ये हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 kg व्हीट आई अपनी 3200 रुपए की, है ना। 50 kg राइस आ गया आपका 4000 रुपए का, ठीक है। और क्या बचा, 70 लीटर तेल आ गया आपका 7000 रुपए का, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज है ना बेटा, ये वैल्यूज ये बुक्स में लिखूंगा, ना कि ये, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में मेजर हो सकता है उसको मैं लिखूंगा, बाकी को नहीं लिखूंगा। तो सर नहीं लिखने वाले भी बता दो। बता रहा हूं भाई, सोचने तो दे यार। समझ के ये जो ओनर है, ओनर को कुछ हो गया और वो दुकान पे नहीं आ रहा, कितना, एक आध महीना नहीं आ रहा ओनर। जेठालाल अपना कहीं गया था ना एक बार पहले, सहारा डेजर्ट में गुम हो गया था, है ना। तो जब सहारा डेजर्ट गया, गुम हो गया, अब यार ये बिजनेस पे तो इंपैक्ट कर रहा है भाई। 20 दिन ओनर दुकान पे नहीं आया तो बहुत दिक्कत है यार, बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। कुछ कस्टमर्स होंगे जो इनसे ही खरीदना चाहते हैं, वो नहीं आएंगे दुकान पे, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन क्या मैं पैसों में इसको मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। वैसे ही जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें स्ट्राइक्स होती हैं, तो जब स्ट्राइक होती है बेटा मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाती है यार, है ना। मतलब कुछ चीज बनती ही नहीं है, सारे के सारे वर्कर फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं, खाना दो, जो भी दो, पैसे बढ़ाओ हमारे ये करने के लिए। लेकिन उससे फैक्ट्री को तो फर्क पड़ता है, फैक्ट्री को फर्क पड़ता है, लेकिन लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनी में मेजर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? बस यही था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? अभी आपने सबसे पहले जो पढ़ा ना, दैट वाज गोइंग कंसर्न। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो चलता जाएगा। कब तक चलेगा? कौन सा वर्ड बताया था मैंने? फॉरएवर, रिलेशनशिप फॉरएवर चलता है। यहां पे फिर से लिखता हूं, या भूल जाते हो ना, फोरसीएबल फ्यूचर तक। कब तक? फोरसीएबल, जहां तक दिख रहा है रास्ता, जब तक मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलता बंद करने का, तब तक मैं उसको चलाऊंगा। गोइंग कंसर्न बोलता था। अब यार सर मान लिया कि चलता चले जाएगा बिजनेस, लेकिन हमको प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा ना। मतलब ठीक है बिजनेस चल रहा है, हमारे दादा चलाते थे, पापा चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, उसके बाद हमारे बेटे बेटियां चलाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इस पूरी लाइफ को अकाउंटिंग पीरियड बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि पार्ट्स में डिवाइड कर दो। भाई जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन आप इसको डिवाइड कर दो और हर साल इसका बर्थडे बनाओ। क्या बनाओ? बर्थडे मनाओ, हैप्पी बर्थडे बिजनेस, ऐसे करके। सर क्या बोल रहे हो ये, आप बहुत बकवास करते हो। बर्थडे मनाओ, बर्थडे मनाओ का मतलब हर साल के एंड पे आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। क्या बनाओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आप हर साल उसका प्रॉफिट निकाल सको। ईयर एंड में आप उस चीज का प्रॉफिट, भाई इसी से ही तो मतलब है, आप बिजनेस कर क्यों रहे हो? प्रॉफिट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रॉफिट कितना है। और आपको नहीं बेटा, सबको पता होना चाहिए। सबको मतलब किसी को, जिसने आपको पैसे दिए हैं उसको, गवर्नमेंट को, ताकि वो टैक्स कैलकुलेट कर सके। सबको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना है। और जो बड़े बिजनेसेस हैं उसमें तो शेयर होल्डर भी होते हैं। शेयर्स खरीदते हो ना आप अभी नहीं खरीदते होगे, पापा से पूछना, वो शेयर खरीदते होंगे किसी कंपनी के, तो उनको एक साल बाद प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। उनको जानकारी रहनी चाहिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हर एक साल के अंतराल पे आपको 12-12 महीने के अंतराल पे आपको वो चीज का बर्थडे मनाना है, यानी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। समझ में आई बात? लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड 12-12 मंथ के पीरियड, 12-12 महीने के टुकड़ों में कैलकुलेट किया जाता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली द मैनेजमेंट एंड बैंक्स, रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल सो दैट द डिसीजंस कैन बी टेकन एट अप्रोप्रिएट टाइम। कहने का मतलब किस किस को जरूरत है भाई? मैनेजमेंट और बैंक
रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, भाई बैंक को भी रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की, आपकी मैनेजमेंट को भी रिक्वायरमेंट है। भाई तू बिजनेस करता चलेगा और पता ही नहीं है कि सेल बढ़ रही है कम हो रही है, तो कैसे चलेगी बात? भाई पता चलना चाहिए ना कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है, प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल या कम हो रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजंस लोगे, है ना? तो जरूरी है ये चीज करना। सिमिलरली गवर्नमेंट हैज टू एक्सेस टैक्स, गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है, इसीलिए भी आपको गवर्नमेंट को बकायदा एक अकाउंटिंग पीरियड का, हर बार आप देखो आईटीआर भरते हो, रिटर्न भरते हो, आईटीआर रिटर्न है ना, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर, वो आप भरते हो ना, उसमें क्या बताते हो कि देखो साल भर में इतना कमाया मैंने, इतना मेरा टैक्स भर रहा है, बन रहा है, इतना मैं भर रहा हूं। समझ में आई बात? तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ में डिवाइड होता है। एक और चीज, एक फैक्ट बता देता हूं, इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, आपके स्कूल का ये भी यही चलता है मोस्टली, गवर्नमेंट के भी सारे रिकॉर्ड यही चलते हैं, बिजनेसेस भी यही फॉलो करता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सब लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं इंडिया में। यूएसए में क्या चलता है, उसमें कुछ और चलता है, तो अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता। ठीक है, यूएसए में कुछ और चलता है, इंडिया में जो चलता है दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही 12 महीने के स्टेटमेंट सारी कंपनीज मोस्टली प्रिपेयर करती हैं। लेकिन क्या यही लिखा गया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाना है? नहीं, कोई से भी 12 महीने में आप बना सकते हो, पर हर कोई ये फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग भी, सारे बिजनेसेस भी यही फॉलो करते हैं। समझ में आया? हर कंट्री का अलग होता है, 2-4 ईयर होते हैं, एक इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, और जो आप वो देखते हो ना जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो आप न्यू ईयर मनाते हो, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर के हिसाब से जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग के हिसाब से जो ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझ में आ गया ये वाला भी? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल है बच्चे, कि भाई कुछ भी अगर आपके अकाउंट्स में ऐसा हो रहा है जो कोई ना कोई डिसीजन को चेंज कर सकता है यूजर को, तो आपको वो चीज अकाउंट्स में दिखानी है। आपके बिजनेस में अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिससे, जैसे आपके ऊपर कोई लॉ सूट फाइल हो गया, आपके ऊपर कोई लॉ सूट, किसी ने केस कर दिया, क्या घटिया प्रोडक्ट बनाते हो आप, ऐसा करके किसी ने केस कर दिया, अब केस कर दिया तो इसको पैसे देने पड़ेंगे आपको, है ना? तो अगर ये फ्यूचर में लाइबिलिटी आ सकती है, आपको ये डिस्क्लोज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बस इतनी सी बात है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोस आइटम्स व्हिच आर मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा? मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल द रीजन फॉर लो सेल शुड बी डिस्क्लोज्ड, फॉर एग्जांपल द रीजन फॉर स्ट्राइक, for example the reason why somebody has filed a case against you, why somebody is suing you, तो वो सारी चीजें कोई भी है वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब साल के आखिरी में जो आप अकाउंट्स बनाते हो उसमें आपको डिस्क्लोज करनी है। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद का जो प्रिंसिपल है दैट इज मटेरियलिटी। अरे यार अभी बताया मैंने मटेरियल का मतलब, क्या बताया मैंने? ध्यान दे रहे हैं ना भाई? मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट होता क्या है सर? मेरे को लगता है कोई चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारी एक दुकान है गली के कोने पे, ऐसा, अरे मेरी दुकान है, तुम बुरा क्यों मानते हो? मेरी एक दुकान है गली के कोने पे, अब किसी दिन अगर मेरे पास माल पड़ा है बहुत सारा, तो रात को मैं जब दुकान बंद किया तो चूहा घुस गया, और उस चूहे ने लाइक लिटरली, मेरी राशन की दुकान थी, और उस चूहे ने क्या किया ना, वो जो तेल के कुप्पियां होती है ना, 15 लीटर्स का जो कैन आता है, उसमें नीचे नीचे से उसने खा लिया 2-3 कैंस, और मेरे 3 कैंस मैंने सुबह जाके देखे तो पूरा तेल बिखरा हुआ पड़ा था। अब सर ये कायदे से मेरे लिए 7,500 रुपए का लॉस है, 7,500-8,000 रुपए का लॉस, और मैं छोटा सा दुकानदार, मेरे लिए तो फर्क पड़ेगा, मेरे को है ना, फर्क पड़ेगा, मतलब ये लॉस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं एक अगर अदानी को ले लें, फॉर्चून जिसका चल रहा है, अगर उसके बड़े वाले गोडाउन में, अरे अडानी मैन्युफैक्चरर है ऑयल का यार, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल अगर आपने खाया हो तो, अगर उसके गोडाउन में सेम चीज हो जाए, चूहे घुस जाएं और 3 कंटेनर को खाली कर दे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात को बोलते हैं मटेरियल या नहीं। बात वही है, बात वही चूहा है साला जिसे तुम्हारे कंटेनर में भी छेद किया है, वहां पे भी छेद किया है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तुमको फर्क पड़ रहा है। इसी चीज को बोलते हैं मटेरियलिटी। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. किसी इन्वेस्टर का डिसीजन, अगर इन्वेस्टर का डिसीजन इंफ्लुएंस होता है,
तो आप उसको लिखोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, नहीं तो नहीं लिखोगे। अदानी वो लिखेगा क्या कि भाई 8,000 का नुकसान हो गया भाई आज तो मतलब उसको क्या फर्क पड़ता है यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली। तो वो कहीं पे भी इस लॉस को नहीं दिखाएगा, सच में कहीं पे भी नहीं लिखाएगा, कहीं नहीं दिखाएगा। लेकिन तुम्हारी दुकान में अगर हो गया तो तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा भाई लॉस हो गया 8,000 रुपए का, समझे? क्योंकि आपके लिए वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं थी, इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एन आइटम में भी मटेरियल, ये तो लिखा ही हो गया, चलो ये एन आइटम में भी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अदर। ठीक है, कोई सा भी आइटम आपके लिए मटेरियल हो सकता है, उसके लिए मटेरियल नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप कभी पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अगर पेट्रोल या इन सारी चीजों को मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के खत्म कर देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के खत्म कर देते हैं कि इतना तो नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपकी गाड़ी का बहुत ज्यादा पेट्रोल, आप होम डिलीवरी टाइप का कुछ कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेट्रोल जल रहा है, तो फिर आपके लिए ना वो पेट्रोल का जो भी अमाउंट है लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे बात को? तो कोई चीज कोई खर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई नहीं। अब ये भी बात है, पता है, बहुत छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना वो आप कभी कभी नहीं लिखते। जैसे घर में भी अगर आप देखो कि घर में फॉर एग्जाम्पल राशन का एक वो बन रहा है पूरा, है ना, उसमें खर्चा हुआ कुछ, अगर समझो आपके घर में 5,000 रुपए का राशन आता है, तो उसमें अगर 200 रुपए की चीज कुछ एक्स्ट्रा आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, वो इममटेरियल है। लेकिन वहीं पे ही आप अगर बोलो कि 5,000 का राशन आ रहा है घर पे, मेरे लिए PS4 भी आएगा, चलो PS5 आएगा, तो भाई गए ना 40,000। अब ये तो मटेरियल है, घर पापा को बैठ के अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई ये 40,000 कहां से अरेंज करूं। तो ये आपके लिए कोई बिजनेस के लिए कोई चीज मटेरियल, कोई बिजनेस के लिए कोई चीज मटेरियल नहीं है। अदानी वाले एग्जांपल से समझ जाना कि वो 3 कंटेनर्स का नुकसान उसके लिए मटेरियल नहीं था, आपके लिए मटेरियल है, क्योंकि आपकी दुकान बहुत छोटी है, भगवान करे बड़ी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। प्रूडेंस क्या बोलता है, कंजर्वेशन क्या बोलता है, कंजर्वेटिव, मेरे घर वाले कंजर्वेटिव हैं, क्या कंजर्वेटिव, क्या प्रोटेक्टिव है थोड़े से, है ना, प्रोटेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रोटेक्टिव होने का मतलब है, मैं सिंपल से वर्ड्स में बता देता हूं, पहले बता देता हूं फिर अपन पूरा समझेंगे। 2 चीजें हो सकती है फ्यूचर में, क्या हो सकता है फ्यूचर में, या तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है या फ्यूचर में मुझे लॉस हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। कंजर्वेटिव दिमाग क्या बोलेगा, भाई बच के चलो लॉस ना हो जाए, बस यही है कंजर्वेटिज्म, कि अगर लॉस होने वाला है तो इसको रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करो लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। कोई कस्टमर आया आपके दुकान के, भैया मैं कल पक्का खरीद के जाऊंगा, आप उसको सेल लिखते हो क्या नहीं आएगा भाई ये वापस, है ना। तो अब लेकिन अगर कोई लेके गया, सामान लेके गया आपसे, 5 जोड़ी कपड़े लेके गया किसी की दुकान से और बोला कि भैया मैं 3 रखूंगा 2 वापस देने आऊंगा, तो आपके दिमाग में तो चलता रहता है ना कि भाई ये 2 वापस देने तो आएगा, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, है ना। तो फ्यूचर के लॉस को आप रिकॉर्ड करो लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, ये बोलता है हमारा प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। डू नॉट अकाउंट, प्रॉफिट को इनकम को मत लिखो, लेकिन आपके पास अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उनको आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, अभी तक तो हुआ ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल डाला है, नहीं डाला है, मैं बताता हूं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो, ठीक है। चलो समझो एक शॉप थी, वही जेठालाल है अपने पास, ठीक है, ये हमारे पास मस्त सा जेठालाल बना दिया मैंने, ड्राइंग में मस्त जाना, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं जेठू लिख देता हूं। तो ये जेठालाल ने एक दिन 5 मोबाइल फोन बेचे, 5 मोबाइल फोन बेचे। कितने बेचे, 5 मोबाइल फोन। किसको बेचे, सुंदर को बेचे। सुंदर कौन है पता है ना तुम्हें, सुंदर जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मतलब अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब सुंदर है, वो दया का भाई है, इसका साला है, इसको सुंदर को बेचे इसने 5 मोबाइल। और सुंदर भाई ने बोला कि जीजा जी मैं आपको पैसे दूंगा 10 दिन बाद। अब अगर आपने तारक मेहता देखा है तो आपको पता है कि पैसे तो मिलने नहीं है ना। तो सुंदर ये 5 मोबाइल लेके गया और बोला मैं आपको कितने दिन बाद पैसे दूंगा, 10 दिन बाद। अब एक बात बताओ, ये लॉस पता है ना जेठालाल को, मन ही मन में पता है कि ये साला पैसे तो देगा नहीं। अगर ये एक मोबाइल फोन को 50,000 का भी मैं मानूं तो 2.5 लाख तो गए मेरे, 5 मोबाइल लेके गए, 2.5 लाख गए। रुको 1 सेकेंड, ये 2.5 लाख मेरे गए,
सही बात है। अब ये 2.5 लाख का नुकसान इसको होने वाला है, और बिजनेस में होता है। बिजनेस में आप बहुत सारी उधार देते हो लोगों को, है ना, और आपको एक अंदाजा लग जाता है कि इतनी उधार तो मेरे पास वापस नहीं आएगी। उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। प्रोविजन क्या बनाते हो, देखो ये तो जाने ही वाला है पैसा, तो आप क्या करते हो, क्योंकि ये लॉस एक बार में बड़ा होके सामने आएगा, इसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। क्या बनाते हो, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर व्हाट, प्रोविजन फॉर, या तो वो हो सकता है बैड डेट्स। बैड डेट क्या होता है बेटा, टर्म्स में पढ़ा था अपन ने, जो पैसा डूब जाता है उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेटर का शॉर्ट फॉर्म है। गंदा डेटर, पैसा नहीं देता वो डेटर, गंदा डेटर, बैड डेट। उसके लिए प्रोविजन बना दो, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन बना दो। इसका मतलब जेठालाल क्या करेगा, हर 10 दिन, क्योंकि उसको पता है ये लॉस तो होने वाला है, तो 10 दिन इसने बोले, हर दिन वो अपना 25,000 रुपए गल्ले में से निकाल के साइड में रखता जाएगा, साइड में रखता जाएगा ऐसे, ठीक है। हर दिन 25,000 रुपए निकाल के साइड में रख रहा है, क्योंकि इसको पता है कि यार पैसे वापस आने नहीं है, तो ये लॉस तो बुक पे दिख जाएगा, तो ये हर रोज की कमाई में से 25,000 रुपए साइड में रखता जाएगा, ताकि इसकी रोलिंग चलती रहे। ऐसा नहीं ना इसको दिक्कत हो जाएगी ना, किसी 10वें दिन में इसने आके मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये लॉस मुझे पता है कि हो सकता है, अगर ये मुझे पता है कि ये लॉस हो सकता है, तो मैं पहले से ही उसके लिए प्रोविजन बनाना शुरू कर दूंगा। प्रोविजन मतलब क्या होता है, अपने प्रॉफिट को सेट असाइड कर दूंगा, अपने प्रॉफिट में से छोटी छोटी चीजें निकाल के रख दूंगा, ताकि एक साथ पैसा ना देना पड़े। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल ले लूं, सिंपल से एग्जाम्पल से बताता हूं। अगर आप पे किसी ने केस कर दिया है ना, आपकी दुकान पे किसी ने केस कर दिया है, और वो केस किया है उसने 10 लाख रुपए का, मैं सारी चीजें हटा देता हूं, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझ जाओगे इससे, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। 10 लाख रुपए का केस कर दिया है, और आपको पता है कि उसने बोला है कि भाई 2 साल के अंदर वो केस का रिजल्ट आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 साल मान लेते हैं, 5 साल में रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको पता है ना कि अगर रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब ये फ्यूचर का लॉस तो है ना, फ्यूचर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आप केस जीत जाओ, लेकिन अगर हार गए तो 10 लाख का लॉस तो है। प्रूडेंस वही बोलता है कि भाई कंजर्वेटिव बनो, कि अगर लॉस होने वाला है तो पहले से ही सतर्क हो जाओ, सावधान, समझे आप वही सावधान हो जाओ। सावधान कैसे होगे, बिजनेस सावधान कैसे होगा, तो बिजनेस पहला ईयर, 5 साल तक का टाइम है, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, हर साल मैं 2-2 लाख रुपए का एक प्रोविजन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, 2-2 लाख रुपए का प्रोविजन बनाऊंगा। ऐसे ही 5 लाख में मेरे पास, और 5 साल में मेरे पास 10 लाख हो जाएंगे। अगर वो खर्चा आता भी है, 10 लाख मुझे देने ही पड़ते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, वरना तो साला पूरा दुकान बेच के पैसा देना पड़ेगा इसको। इसलिए मैं पहले ही धीरे धीरे प्रोविजन बना के रखूंगा। ये प्रोविजंस बनते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स और बैड डेट्स के लिए, कि हो सकता है कोई पैसे खा जाए, या प्रोविजन बहुत सारी चीजों के लिए बनते हैं। प्रोविजन मतलब जो सेट असाइड कर रहे हो आप, पैसा निकाल के जो रख रहे हो आप। समझ में आई बात। मुश्किल घड़ी के लिए पैसा जमा करना, प्रूडेंस बोलता है करके रखो। एक लॉस होने वाला है उसको पहले ही रिकॉर्ड करो, और उसके हिसाब से डिसीजन लो। प्रॉफिट होने वाला है उसको रिकॉर्ड मत करो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे पहले लिखते हैं, मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटीसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। मतलब अगर बैड डेट्स होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि भाई सुंदर चाचा बैड डेट पैसा खा ही जाएगा, तो उसके लिए बैड डेट या फिर इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप प्रोविजन बना लो। ये मैंने आपको यहां पे लिख के दे दिया। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। ये लिखा नहीं है, विच एवर इज लेस, जो भी कम होती है। इसका मतलब मैं समझो एक एग्जांपल देता हूं। ये बॉटल है, मैं बॉटलें बेचता हूं समझो, और ऐसी मेरे पास 10 बॉटलें बच गई, है ना। अब ये बॉटल थी मेरे पास कितने रुपए की, कहां लिखना है, कॉस्ट। इस बॉटल का कॉस्ट था मान लो 30 रुपए, इसका एमआरपी है कितने रुपए, 50 रुपए। 50 रुपए इसका एमआरपी है, 30 रुपए इसका कॉस्ट है, 10 बॉटलें बची हुई हैं मेरे पास। आप बताओ कि साल के आखिरी में मैं क्या बोलूं कि मेरे पास माल कितने रुपए का बच गया। 30 × 10 300 रुपए, या 50 × 10 500 रुपए, आप बताओ। 30 × 10, क्यों 30 × 10? क्योंकि सर आपने अभी अभी बोला कि भाई प्रॉफिट होने वाला है ना, अगर फ्यूचर में बेचूंगा तो मैं 50 पे ही, हो सकता है नहीं बिके, तो मैं कोई भी फ्यूचर का प्रॉफिट एंटीसिपेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसको 30 × 10, अरे
30 इंटू 10 में ही दिखाऊंगा, यानी 300 रुपए में ही दिखाऊंगा। यही होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और अच्छा लोअर ऑफ लिखा तो हुआ था, मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर कॉस्ट में से जो भी कम हो उस पर आप दिखाओ। बच के चलो भैया, ज्यादा शोशा नहीं करनी, दिखाना नहीं है संसार को। समझ में आया बात? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया तुम्हें, आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट एंड ड्युअलिटी। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है ये बहुत सिंपल सी एक बात बोलता है कि सर अगर डेबिट है, आपने डेबिट और क्रेडिट पढ़ लिया ना, डेबिट क्रेडिट दो साइड्स होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। जैसे अगर से मतलब कहने का मतलब हर ट्रांजेक्शन को आप दो पार्ट्स में लिखोगे। जैसे आपने सेल्स करी तो एक सेल हुआ और दूसरा कैश आया, ये दो ट्रांजेक्शन माने जाएंगे, एक सेल एक कैश, ठीक है। रेंट पे किया तो एक रेंट और दूसरा कैश गया आपके यहां से। तो ये सारी चीजें जितने भी ट्रांजेक्शन है उनके ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। सर ये कैसे होगा? अरे तेरे को सब जानना है पहले ही नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सब अपन सीखेंगे, जर्नल एंट्री बकायदा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा डेबिट एंट्री, डेबिट और क्रेडिट कैसे हो रहे हैं और इक्वल ही रहते हैं हमेशा। बहुत सिंपल सी चीज है वैसे तो, पर अभी नेक्स्ट में समझेंगे। अभी बस इतना समझो कि एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, और हमेशा दोनों इक्वल रहते हैं। अब इसके बेसिस पे एक और चैप्टर बना आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, जो बोलती है, क्या बोलती है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है कि जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे लायबिलिटीज और कैपिटल के। क्योंकि लायबिलिटीज और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी मैंने बताया ना, आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल जेठालाल की खुद की कैपिटल लगाई हुई इंटरनल लायबिलिटी। तो एसेट्स लायबिलिटीज के हमेशा इक्वल होंगे। एसेट्स का बैलेंस मैं आपको बताने के लिए बता देता हूं, ये डेबिट होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमेशा डेबिट क्रेडिट्स के इक्वल होता है। इसी पे बेस्ड है हमारी एक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ बेटा, कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड है अगर कभी पूछा जाए तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट या फिर ड्युअलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ड्युअलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, assets is equals to capital plus liability. Important term, the system of double entry bookkeeping is based on this concept. The system of double entry, किस कभी भी पूछे कोई कि डबल एंट्री, भाई आप बुक उठाते हो ना, सर ये बुक तो देना मेरे को, ये नीचे वाली, नीचे नीचे नीचे, ये देखो, जब आप बुक उठाते हो ना क्या लिखा है इस पे? डबल एंट्री बुक कीपिंग। सर क्यों लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग? बिकॉज ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तभी डबल एंट्री है, दो दो बार एंट्री करनी पड़ेगी, दो दो बार दो दो बार, हर ट्रांजेक्शन की दो एंट्रीज, समझे बात को? तो ये है ड्युअलिटी प्रिंसिपल जिसके बेस पे अपन की डबल एंट्री बुक कीपिंग बनी है। चलो सर नेक्स्ट, बहुत कम बचे हैं अभी, बिल्कुल आराम से धैर्य से समझो यार। मैचिंग, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैचिंग कंसेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। भाई इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, मैं चाहता हूं आप अपना पूरा ध्यान लगाएं, पूरा मतलब सारी चीजें जो आसपास कर रहे हो ना बंद कर दो, वो यहाँ पे ध्यान दो। इस पे लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। जेठालाल ही हमारे पास वही 10 मोबाइल फोन खरीद के आया है। कितने मोबाइल फोन खरीद के आया जेठालाल? 10 मोबाइल फोन। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गोला गोला बना दिया, बोलते हो मोबाइल है। भाई इतनी ड्राइंग अच्छी है क्या मेरी? 10 मोबाइल फोन है रखे हुए तुम्हारे सामने। ये 10 मोबाइल फोन वो खरीद के आया है किसी एक साल में, समझ लो साल ही लिख देता हूं, फिर तुम बोलोगे कि आप लिखते नहीं हो, बोलते हो बस। 1 अप्रैल 2024 को खरीद के आया। साल कब खत्म होगा? सर ये 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। ठीक है भाई, खरीद के आया है 10 फोन 1 अप्रैल 2024 को। इस साल इसने कितने फोन बेचे? तो मैं मानता हूं इसने बेचे जितने बन जाए मेरे से 6 फोन, ठीक है। एक फोन था कितने रुपए का था? एक फोन था 50,000 रुपए का। कितने रुपए का फोन था बेटा? एक 50,000 रुपए का। टोटल फोन कितने के हुए इस हिसाब से? जो 10 फोन वो खरीद के आया, एक फोन 50,000 रुपए, तो सर 10 फोन का टोटल खर्चा आया इसके पास 5 लाख रुपए। 5 लाख खर्चा आया, ध्यान से बस समझते चले जाना, बहुत अच्छी कहानी है। 5 लाख रुपए टोटल खर्चा आया एक साल का। अब ये एक साल में जो सेल कर पाया, अब मैं ये मानता हूं कि ये 50,000 का फोन 80,000 रुपए में सेल करता है, 50,000 में ये लेके आया, सेल करता है 80,000 में। हर फोन पे कितना कमाता है? 30,000 रुपए।
अब सर एक्सपेंस आपने बोला कि यार सर एक्सपेंस हुआ इसका कितना, ये हटा दूं अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो, ठीक है हटा देता हूं, समझ में आ गया है तुम्हें। सर इसका एक्सपेंस हुआ, अगर 1 अप्रैल को ये फोन लेके आया ना तो हम मानेंगे कि ये 5 लाख रुपए इसने टोटल मिला के खर्चा किए, जिसमें ये 10 फोन लेके आया। अब इसने सर ये सेल कर दिया साल के बीच में 6 फोन, और 6 फोन 80,000 रुपए पे, 6 फोन इंटू 80,000 ईच फोन, कितने रुपए टोटल बने सर इसके पास, 6 8 48, 4,80,000 रुपए इसके पास बने। ये था इसका पैसा जो उसको मिला रिसिप्ट, और ये था इसका एक्सपेंडिचर। तो सर साल का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैं यहां पे लिख दूं, समझो ये इसने सेल किया है 1 मई को, ऐसा मैं मान लेता हूं, बस एक साथ कौन 6 फोन खरीदता है, लेकिन 1 मई को इसने सेल कर दिया, ये था परचेज, और सेल कर दिया इसने 4,80,000 रुपए का सेल्स कर दिया इसने, बस इतना ही किया है साल भर में, सिंपल सा रखते हैं। आप बताओ प्रॉफिट है या लॉस में है बंदा, जल्दी बताओ, प्रॉफिट में है या लॉस में है। सर 5 लाख रुपए खर्चा किए हैं और साल भर में 4,80,000 रुपए आए, तो 20,000 रुपए का लॉस है इसके पास, सही है। कितने लोग एग्री करते हैं इससे, 20,000 रुपए का लॉस है, क्योंकि 5 लाख खर्चा हो गया, 4,80,000 आए। सही है कि गलत, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है सर, 6 फोन बेचे हैं, तो सर 6 फोन का देखो ना आप, अगर 6 फोन बेचे हैं तो 6 फोन का सेल और परचेज प्राइस देखना चाहिए। देखते हैं सर, सर परचेज किए आपने 6 फोन, एक फोन था 50,000 रुपए का, ठीक है सर, 6 5 30, 3 लाख रुपए खर्चा हुआ आपका। सर आपने जब सेल्स करी तब 80,000 रुपए में आपने 6 फोन सेल किए, तो सर 80,000 रुपए के हिसाब से आपका जो अमाउंट बना दैट वाज 4,80,000। तो कायदे से सर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। सर 3 लाख की चीज आपने 4,80,000 रुपए में बेची है, सर आप 1,80,000 रुपए के प्रॉफिट में हो। किसमें हो सर, प्रॉफिट में हो, वो भी 1,80,000 रुपए के। अब ये कैसे निकला, ये क्यों किया मैंने ये क्यों करके दिखाया तुम्हें, मैंने ये ऊपर किया ना, ये जो यहां पे मैंने मैचिंग फॉलो नहीं करा। मैचिंग का मतलब क्या होता है भाई, जिस चीज को आप सेल कर रहे हो, मिट जाता है ये, जिस चीज को आप सेल कर रहे हो, जितनी चीजें सेल कर रहे हो, सिर्फ उतनों का खर्चा देखो। ये 50,000 रुपए सिर्फ 6 फोन का खर्चा था, 50,000 रुपए सिर्फ, सॉरी 80,000 रुपए 6 फोन का ही सेल प्राइस था। समझे बात को, तो जितना मैंने खर्चा किया, जितनी सेल आई, जितना रेवेन्यू आया, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ सिर्फ मैंने उतना ही देखा। मतलब रेवेन्यूज को मैंने मैच किया एक्सपेंसेस से। समझे, इस साल 80,000 का रेवेन्यू आया, ये कमाने के लिए मुझे सिर्फ इतने की जरूरत पड़ी थी। बात समझ में आई। और बाकी 40,400 के कितने 6 फोन बेचे ना, तो 4 फोन तो बच गए स्टॉक में, वो अगले साल बेचेंगे, अगले साल बेचेंगे तो उनका खर्चा अगले साल देखेंगे। इस साल मैंने 3 लाख खर्चा देख लिया एक्सपेंस, बाकी जो 2 लाख मैंने अगर अगले साल सेल कर दिया तो 2 लाख अगले साल का एक्सपेंस मानूंगा। आई बात समझ में, सिंपल सी थी भाई। मैच करना मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, जिस साल आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसी साल उसका खर्चा रिकॉग्नाइज करो। सिंपल थी बात, आ गई समझ में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज। हाँ सर कर दिया, ये जो एक्सपेंस था ना 6 फोन का, ये इसके रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच कर दिया मैंने, 6 फोन का 6 फोन का, ठीक है। चलो, रिलेटेड रेवेन्यू रेदर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड, कैश से रिलेशन नहीं है। अब ये सेल्स अगर क्रेडिट में भी हुई होती तो भी मैं ऐसा ही करता, ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं ना अक्रूवल प्रिंसिपल में। दिस कंसेप्ट शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू हैव अ ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कि इससे क्या होगा सर, ट्रू प्रॉफिट निकलेगा। ट्रू प्रॉफिट अभी अभी निकाला, अगर ये फॉलो नहीं करते तो सर रॉन्ग निकल रहा था, प्रॉफिट लॉस निकल रहा था, है ना। तो सर इससे ट्रू प्रॉफिट निकला। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल तो मैं नहीं बोल सकता इसको, मतलब आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छा समझाता हूं मैं, आई होप आया होगा तुम्हें समझ में। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल बोलता है कि सर आपने अगर एक एसेट खरीदा है, एसेट का अपन नाम ले लेते हैं बिल्डिंग। आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, जो बिल्डिंग समझो आपने 10 लाख की खरीदी थी, 10 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदी है ना। और अगर वो बिल्डिंग
की लाइफ कितनी है, अगर वो बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो बिल्डिंग हर साल थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम हो रही है। और कितनी कम हो रही है, यानी वही मैंने 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी हर साल कितनी कम हो रही है, उस चीज को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। मैंने इसी वीडियो में आगे डेप्रीसिएशन तुम्हें समझा दिया, फिर से मैं उस पर दिमाग नहीं खपा रहा हूं, इसलिए आपको जनरली बता रहा हूं। चलो फिर भी बता देता हूं, फिर बोलोगे यहीं से स्टार्ट किया था, कोई नहीं। 10 लाख की चीज 10 साल चलेगी तो हर साल 1 साल की कम होगी। तो वो 1 साल का जो लॉस हो रहा है, हर साल जो 1 लाख का लॉस हो रहा है, उसको मैं डेप्रीसिएशन बोलूंगा। डेप्रीसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, इतना समझ में आया? ये समझ में आया? पहला पॉइंट, बिल्डिंग 10 लाख की कितने साल चलेगी, 10 साल, डेप्रीसिएशन लगेगा हर साल 1 लाख, है ना। बस अब क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिल्डिंग को कॉस्ट पे दिखाओ। कॉस्ट पे दिखाओ मतलब पहले साल आप दिखाओगे, फर्स्ट ईयर बोलोगे आप, फर्स्ट ईयर के एंड पे बोलोगे सर 10 लाख की खरीदी थी, 1 लाख की कम हो गई, यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे ये चीज दिख रही है मुझे 9 लाख रुपए की। सर सेकंड ईयर के एंड पे ये दिखेगी मुझे 8 लाख रुपए की। सर थर्ड ईयर के एंड पे ये दिखेगी मुझे 7 लाख रुपए की, एंड सो ऑन। धीरे धीरे कम होके वो 1 लाख की हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताना ध्यान से सुन के, सोच के, समझ के, कि सर क्या सच में बिल्डिंग ऐसे खत्म हो जाती है? आप अगर बिल्डिंग ले रहे हो सकता है किसी दिन क्रैक आ जाए, दीवार ही गिर जाए, हर साल 1 लाख की कम कैसे होगी? किसी दिन हो सकता है एक कमरा ही तुम्हारा ढह जाए, मस्त सो रहे थे, दूसरे दिन नीचे पड़े हो, पता चला वो नींव कमजोर थी, तुम नीचे ही गिर गए, है ना, वो जमीन धस गई, कुछ भी हो गया। वॉशरूम में थे तो मस्त अपना काम कर रहे थे, बाहर आए तो घर ही नहीं है तो ऐसे तो पूरा 10 लाख का घर एक ही बार में चला गया। लेकिन फिर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि बिल्डिंग को आप कॉस्ट पे दिखाओ। इसका मतलब आप हर साल क्या करो, यहां पे लिखा है मार्केट वैल्यू को इग्नोर करो। मार्केट वैल्यू क्या है उसको इग्नोर करो, आप अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से देखो। ये होती है बुक वैल्यू, ये जो लिखी है ना, इस चीज को बोलते हैं बुक वैल्यू। और जो मार्केट में इसका प्राइस होगा कंटिन्यूसली, उसको बोलेंगे अपन मार्केट वैल्यू। तो आप मार्केट वैल्यू पे कुछ मत दिखाओ, आप सारी की सारी चीजें दिखाओ बुक वैल्यू पे। ठीक है, आपके आज के कॉस्ट पे। पहले साल जो बिल्डिंग की वैल्यू है दैट इज 9 लाख, हर साल एक लाख कम हो रही है, दूसरे साल 8 लाख की बचेगी, फिर तीसरे साल बचेगी 7 लाख की, और ऐसे ही 10 साल बाद बचेगी 0 की। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जितने में खरीदा था उतने पे लिखो। दिस कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मैंने आपको बता दिया। डेप्रीसिएशन को एक और तरीके से बता दूं, इसको बोलते भी, इसकी डेफिनेशन है, इट इज reduction in the value of asset। जो भी आपने एसेट खरीदा है, अब उसकी वैल्यू कम तो होगी, और उसकी वैल्यू के कम होने को ही हम बोलते हैं क्या, डेप्रीसिएशन। ठीक है, और ये डेप्रीसिएशन कम करके ही हम हर साल उसको बुक्स में दिखाते हैं। सिंपल तो है यार। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट मे चेंज विद द टाइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पे ही आप उसको दिखाओगे। बिल्कुल भी कुछ भी मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, आप उस पे उसको नहीं दिखाओगे। बिल्डिंग की वैल्यू आपने 10 लाख की खरीदी, हो सकता है 50 लाख की हो जाए, आपकी बुक में 10 लाख की दिखेगी। बिल्डिंग की वैल्यू वही मैंने बताया ना, आप वॉशरूम में थे, बाहर निकले तो बिल्डिंग ही गिर गई, है ना, तो 0 वैल्यू हो गई उसकी। वॉशरूम बचा सिर्फ 50,000 रुपए का, तो भी आप बुक्स में उसको 10 लाख की दिखाओगे। समझे बात को? इसको भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। सर ये तो वही है सर, ये रेवेन्यू पढ़वा दूं पहले, एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। अपन ने एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पे कहाँ था वो, मछली खरीदने गई थी एक लड़की, ये वाला एग्जांपल था, याद है आपको? मैंने बोला कि रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज होगा, मतलब इनकम किस दिन रिकॉग्नाइज होगी, जब वो अर्न हो गई, है ना। और यहाँ पे कब हुई थी सर? 1 अप्रैल को ऑर्डर किया था, 5 अप्रैल को 2 फिशेस खरीदी, 10 अप्रैल को पैसे दिए। ये जो 5 से 10 के बीच का डिस्टेंस है ना, कि उधार मिला इसको मिल गया, तुमको नहीं मिलेगा, है ना। तो 5 से 10 के बीच में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, सेल कब रिकॉर्ड होगी? तो सर हम लोग ये जानते हैं सर, ये 5 अप्रैल को होगी, क्योंकि 5 अप्रैल को ऑब्लिगेशन बन गया था इनका पैसे देने का, क्योंकि ये चीज लेके आ गई थी, गुड्स लेके आ गई थी। यही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड
रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when it is earned, मतलब ऑब्लिगेशन टू पे इज कंप्लीटेड। अरे कहां गया, कितनी सारी स्लाइड्स पढ़ ली तुमने आज मजे मजे में। हाँ चलो ये रहा, रेवेन्यू इज considered to have been realized when transaction has been entered into an obligation to receive the amount is established। आपका रिसीव करने का ऑब्लिगेशन आ गया तो आपकी सेल हो गई। भाई सेम चीज है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी यही बोलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। आप कुछ भी बुक्स में लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसके पीछे आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, बिल, चेक, पे इन रिसिप्ट, कैश मेमो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुंह उठा के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लिखोगे, है ना। ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, इसलिए अपन ने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े, पहले प्रोसेस में पढ़ा ना, सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर बनते हैं। अरे याद है कि नहीं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग प्रोसेस, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, रिकॉर्डिंग करने से पहले वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उससे वाउचर बनता है, फिर जर्नल में रिकॉर्ड होता है ना। तो वाउचर जरूरी है, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट जरूरी है, उसके बिना अकाउंटिंग में नहीं कर सकते कोई भी एंट्री। ऐसे तो कुछ भी कोई एंट्री कर देगा, 50,000 खर्चा, कहां खर्चा भाई, बिल दे उसका। हर चीज की अकाउंटिंग, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। These supporting documents are cash memo, invoices, sales bill, etc. तो ये सारी चीजों में से कुछ भी हो, पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन लिख रहे हो। यानी इसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि भाई कोई भी अगर ट्रांजैक्शन अपन लिख रहे हैं तो उसके एवज में हमारे पास कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दैट्स इट, आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इतना ही पढ़ना था अपने को। अपने उन सारे दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना, क्योंकि यार ये ना, मुझे ये पता है कि तुम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जाओगे। अगर डेफिनेशन से ही मार्क्स आते तो बहुतों के आ जाते भाई। इंप्लीकेशन और एप्लीकेशन एक एक चीज का अच्छी तरह समझाया मैंने। आई होप तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ो, जिनको बेचारों को जरूरत है फॉरवर्ड कर दो ये वीडियो उनको, है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।